टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। महोबा जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से लापरवाही के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्टाफ की कमी के चलते सड़क हादसों में घायल मरीजों को घंटों इलाज नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि तड़पते मरीज बेड से नीचे गिर रहे हैं और मजबूर परिजन खुद ही अपने घायल मरीज के जख्मों पर पट्टी बांधने को मजबूर है। महोबा में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार नजर आ रही। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड जहां पर हर पल जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती है, आज खुद अव्यवस्था का शिकार है। स्टाफ की भारी किल्लत के चलते यहां आने वाले गंभीर मरीजों की जिंदगी से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। कैमरे में कैद हुए विचलित करने वाले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे सड़क हादसे में घायल युवक सोनू और पुष्पेंद्र आधे घंटे तक इलाज के लिए तड़पते रहे और अंत में एक घायल बेड से नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसे उठाने वाला कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। अस्पताल की इस बदहाली ने तीमारदारों को खुद ही इलाज करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पुष्पेंद्र के भाई शिवम और साथी बीजानगर की वीरेंद्र का आरोप है कि घंटों गुहार लगाने के बाद भी इमरजेंसी वार्ड में कोई सुनवाई नहीं होती है। भैया क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या घटना हो गई? हमारे भैया डीसीएम चलाते हैं, वो श्याम पैलेस के यहाँ रहते हैं। वहाँ डीसीएम खड़ी करने गए थे तो बाइक वाली ने पीछे से टक्कर मार दी। हम यहाँ इमरजेंसी वार्ड महोबा में आई हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही इलाज में कोई ध्यान दिया जा रहा है। काफी देर तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। फिर अभी आए हैं ज्यादा कहने पर, और इलाज से भी सही नहीं हो रहा है। लगभग कितनी देर बैठे रहे आप? लगभग 1-1.5 घंटा बैठे रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ इस अस्पतालों में सुधार हो सके। भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र जी, क्या घटना हो गई? मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया सर। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे? ये कैसे हो? ये 2 लोग थे मोटर बाइक से कहीं, अब मुझे ये पता भी नहीं है कहाँ ये गड़बड़ है, कहाँ से क्या हो गया। फिर कहाँ लेके आए? ये रिक्शा में बैठ के आए हैं, किसी के कोई रिक्शा वाला लेके आया है यहाँ पर। यहाँ आधे घंटे से हम रुके हैं, कोई इलाज ही नहीं देखता है उसका। हाँ। अच्छा, अभी आप अंदर थे ओटी के? हाँ। एक मरीज भी गिर पड़ा बेड से? हाँ, मरीज भी गिर पाया बेड से। हाँ, उसके साथ भी कोई देखने वाला नहीं है। ये डॉक्टर भी है तो वो भी नहीं देख सुनते हैं। तो यहाँ का स्टाफ भी नहीं कोई देखता। हम आधा घंटा से परेशान है, कोई आज देख ही नहीं रहा। क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं ये चाहता हूँ कि जितने मरीज आते हैं तो इनकी थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। इलाज नहीं मिल पा रहा, उनका आरोप है कि यहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा। क्या वजह है सर? यहाँ पे इमरजेंसी में जो मैंने अभी ड्यूटी कर रही हूँ, यहाँ पे फार्मासिस्ट है कुल, उनकी ड्यूटी में स्टाफ बहुत कम है। तो मैंने सीएम सर को बोल दिया स्टाफ बढ़ाने के लिए। 2-3 जने स्टाफ हैं और वो भी जो इधर उधर हो जाता है तो स्टाफ बहुत कम हो जाता है। एक साथ इतने सारे मरीज आ गए थे, इतने हैंडल किया नहीं जा रहा था। तो मैंने उनको बोला था कि अपने स्टाफ को बुला लो, उनको बढ़ा लो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर नहीं है, सीएम सर को बोलो वही करवाएंगे। तो मैंने सीएम सर को फोन कर दिया इसके रिगार्डिंग, उनको बता दिया कि स्टाफ कमी है और पेशेंट एक साथ इतने ज्यादा आ गए थे तो उनको हैंडल करना भारी हो रहा था। तो पेशेंट अपने आप में ही लगे हुए थे, बार बार सारे डॉक्टर के ऊपर जा रहे हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की लापरवाही है, स्टाफ यहाँ पे देख नहीं रहा है। आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? क्या मांग की है आपने उच्च अधिकारियों को? मैंने उच्च अधिकारी को ये बोल दिया है कि स्टाफ की डिमांड करिए कि स्टाफ यहाँ पे बढ़ाया जाए ताकि मरीज को जल्द से जल्द इलाज कर दिया जाए। 8-10 लोग इकट्ठे घायल आ गए तो वहाँ पे 2 वार्ड बॉय तैनात हैं, एक फार्मासिस्ट तैनात, एक डॉक्टर तैनात इमरजेंसी में जो रहता है वही है। तो वो दूसरे लोगों को पट्टी कर रहे थे, दूसरे मरीजों को एक साथ सभी मरीजों को मैनेज नहीं किया जा सकता, तो 2-2 करके सब मैनेज कर रहे थे। तो उसी दौरान कुछ लोग अपना स्वयं ही करने लगे थे, और जो कार्रवाई होगी देखता हूँ क्या कमी क्या रह गई है। या तो स्टाफ बढ़ाऊँगा, स्टाफ की वैसे मेरे पास कमी है, या तो स्टाफ बढ़ाऊँगा और इस तरह की दोबारा घटना ना हो इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। सर, किसी प्रकार का किसी को कोई नोटिस वगैरह या? अभी कोई नोटिस नहीं दी गई, जांच करवा लूँ, इसके बाद सबके ऊपर कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है भाई? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या घटना हो गई?
अरे पनवाड़ी वहां से आ रहे थे, मऊ से आ रहे थे, पनवाड़ी के पास में एक बाइक से टक्कर लग गई है। उसमें से बच्चे थे, उनके पिताजी भी थे, निमंत्रण में आ रहे थे सिरमौली के पास से। तो टक्कर होने के कारण महोबा वो पनवाड़ी भेजा गया, फिर वहां से रेफर कर दिया गया महोबा। कितने लोग घायल हो गए भैया? उसमें है 4 लोग। अच्छा, अभी यहाँ आप पट्टी कर रहे थे खुद, क्या हो गया, क्यों कर रहे थे आप? अरे थोड़ी वहां पे कोई नहीं था, इसलिए पट्टी लगा रहे थे। इलाज करने वाला कोई नहीं मिला? नहीं, वहां पे कोई नहीं था, मतलब सब व्यस्त थे वहां पे। कितनी देर इलाज नहीं मिल पाया? कोई 10-15 मिनट। हाँ, तो तुम्हें करने पड़ी पट्टी। अभी कैसी हालत है मरीजों की? सही है, बस बच्चे की थोड़ी हालत खराब है। खबर हरदोई से है, जहां तहसील शाहबाद क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों ने उप जिलाधिकारी शाहबाद अंकित तिवारी को प्रार्थना पत्र देकर किसान यूनियन के नाम पर सक्रिय कुछ संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही कोटेदारों का कहना है कि ये संगठन दुकानों पर पहुंचकर वीडियो बनाते हैं और अनियमितता के नाम पर खबरें छपवाने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मासिक अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं। प्रार्थीगण के अनुसार वे शासन की प्राथमिकता वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत नियमों के अनुरूप राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग संगठित तरीके से उन्हें निशाना बना रहे हैं, जिससे न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा बल्कि राशन वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कोटेदारों ने यह भी बताया है कि समय समय पर सामाजिक संगठनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं और साथ ही शासन द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों जैसे महिला समूहों को जोड़ना, सर्वेक्षण आदि में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पीड़ित विक्रेताओं का कहना है कि इस तरह की अवैध वसूली और साथ ही दबाव के चलते राशन वितरण सुचारू रूप से कर पाना मुश्किल हो रहा है। खबर बदायूं से है, जहां पर कहते हैं कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। ऐसे ही मामला बदायूं से सामने आया है, जहां थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह ने सामने ही अपने बात थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता पर IT एक्ट के तहत दर्ज कराने के बाद आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने SSP ऑफिस का घेराव किया है। किसान यूनियन के नेता अतुल तोमर ने आरोप लगाया कि उन पर गलत तरीके से दर्ज कर FIR दर्ज की गई और साथ ही SSP से मिले हैं और घटना की जानकारी दी है। अतुल तोमर ने कहा कि थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह द्वारा थाने में अच्छा कर दिखाया गया था और साथ ही उन्होंने जवाब वीडियो एडिट करी तो उनके WhatsApp पर डालने की अनुमति ली थी। किसी तरह का निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही कोई फाइलों को चेक किया गया, केवल दिखाया गया है और उनकी अनुमति ली गई थी। वहीं जब थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह फंसी गई थी तब उन पर भी फिर FIR दर्ज कराई गई थी। अगर उन पर केस वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे, वापस पुलिस का किया जाएगा और स्वयं थाना अध्यक्ष ने थाना परिवार को दिखाया था। आपको बता दें कि 19 फरवरी को किसान यूनियन के नेता अतुल तोमर किसी काम से मुजरिया थाने में गए थे। इस दौरान थाना अध्यक्ष ज्योति सिंह ने थाने की व्यवस्थाओं को दिखाया था तथा थाना अध्यक्ष की अनुमति के बाद अतुल तोमर ने वीडियो बनाकर थाना अध्यक्ष को दिया और उसके बाद उनकी अनुमति पर ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। FIR दर्ज होने की जानकारी मिलने पर किसान यूनियन के 200 से 300 लोगों ने SP ऑफिस का घेराव किया है और पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ मामला नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर काफी लोगों की भीड़ भी जमा थी। खबर चंदौली से है, जहां ADG जोन वाराणसी की टीम ने अवैध तेल कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इंडियन ऑयल और साथ ही डिपो गेट सहित GT रोड के किनारे अवैध गोदाम पर मारा गया छापा। इंडियन ऑयल गेट पर तेल से भरे टैंकर से कटिंग करते पकड़े गए आधा दर्जन लोग। GT रोड के किनारे करकट के बने गोदाम में भारी मात्रा में पकड़ा गया तेल। छापेमारी की भनक लगते ही गोदाम से भागे हैं तेल माफिया। 2 छोटी कारों में रखे दर्जनों कैन में भरा पकड़ा गया लगभग 1000 लीटर डीजल से भरे 2 टैंकर को भी पुलिस टीम ने कब्जे में लिया है और साथ ही ADG जोन की पुलिस टीम की छापेमारी की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर भैरवनाथ यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम ने छापा मारा है और साथ ही बरामद 2 टैंकर, 2 कार और तेल कटिंग में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामानों को टीम ने ले आई है थाना अलीनगर। मामले की जानकारी होते ही एडिशनल SP अनंत चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं अलीनगर थाने।
खबर वाराणसी से है, जहां रंग भरी एकादशी पर काशी की मसाने की होली खेली गई है। हरिश्चंद्र घाट पर खेली जा रही मसाने की होली, जलती चिताओं के बीच उड़ रहे गुलाल, डमरू और होली के गीतों पर मसान में होली का डांस देखा गया। हजारों लोग एक साथ खेल रहे मसान की होली। आज से भोले की नगरी काशी में रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है। भोले बाबा के भक्त आज के दिन सब कुछ भूल बाबा के भक्ति के रस में डूब जाते हैं और साथ ही चिता भस्म लेकर एक दूसरे पर रंगों के रूप में लगाते हैं और साथ ही अवघड़ी का ऐसा स्वरूप और रंगों का ऐसा पर्व पूरे विश्व में सिर्फ काशी में ही देखने को मिलता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पंकज है। ये जो मशान की होली है, इसका उद्देश्य क्या है? मशान की होली वाले दिन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का गौना लेकर के मशान में आते हैं। तो शादी के बाद आप लोग जानते हैं गौना की परंपरा होती है यहाँ। तो उस आज के दिन रंगभरा एकादशी वाले दिन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की डोली लेकर के उनका गौना लेकर के मशान में आते हैं और यहाँ जब वो मशान में पहुँचते हैं तो भूत प्रेत उनके यहाँ पहुँचने की खुशी में होली मनाते हैं। कौन से परिवार ऐसे खेलता है यहाँ पे होली या सभी परिवार? देखिए, ये जो परंपरा है वो डोम परिवार की थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, आप जैसे लोग आते गए, लोगों को ये संदेश देते गए कि यहाँ पे मशान की होली होती है और लोग यहाँ आते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। आने वाली भविष्य जो है कि कितना इसे मानती है या मजाक बना देती है? बात भविष्य की नहीं है, बात भूतकाल की है कि कब से ये मनाया जा रहा है, इसकी क्या परंपरा है। नहीं जी, आने वाले मैं उस पे भी आ रहा हूँ। परंपरा को लेकर के जब आप आगे चलते हैं ना तो धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ लोगों की आस्था की बात है। अभी छोटी सी बात करेंगे, हम घर में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, ये मनाते हैं, वो मनाते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति में है नहीं है। आज हम ये अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और लोग इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों होता है। ये हिंदू परंपरा है। देखिए, अभी मंत्रोच्चारण हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। इस चीज़ को बढ़ावा देना गलत है कि इस चीज़ को गलत ठहराना गलत है। जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों का पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। देखिए, आने वाली जनरेशन के बच्चे तो हर किसी का अपना देखने का अलग एक नज़रिया होता है। कुछ लोग सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, लेकिन हर साल की भांति जो मशान की होली होती थी वो इस साल नहीं हो रही है। इस साल अभी थोड़ी देर में अभी आप बहुत कुछ अलग देखेंगे जो हर साल नहीं होता था। वहाँ से माता पार्वती, जो पीछे आप स्थान देख रहे हैं, वहाँ से माता पार्वती डोली में बैठ करके बाबा भोलेनाथ के साथ में आगे आगे नंदी जी चलेंगे, पीछे भोलेनाथ होंगे, उसके पीछे जो है माता पार्वती की डोली आएगी। यहाँ तक आकर के यहाँ पे उनके भूत प्रेत जो गण हैं, उनके भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं, वो यहाँ से उनको लेकर के मशान में जाएंगे। आगे देखेंगे स्टेज लगा हुआ है, वहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ की जयमाला होगी और वहीं पे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग इस परंपरा को मजाक में लेकर के दारू पीने नशा करने आते थे। अब उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ये कार्यक्रम जो होगा पूरा 1 से 1.5 घंटे का होगा, उसके बाद डीजे बंद हो जाएगा। इसमें कोई अनर्गल गाना नहीं बजेगा, सिर्फ भक्ति गाने बजेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें कहाँ से लोग आ जाते हैं देखने के लिए? देखिए, इसमें पहले तो काशी के लोग ही सम्मिलित होते थे, अब बहुत बाहर से लोग आते हैं, विदेश से भी अभी यहाँ लोग आते हैं। वो देखिए विदेशी खड़ी है ऊपर, तो बाहर से, देश के बाहर से भी लोग आते हैं, कुछ कर्नाटक से आते हैं, मतलब देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ आते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पिरान कलियर धनौरी स्थित तिरछे पुल के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार नागल पलूनी निवासी सावन पुत्र राजेश अपनी बाइक से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह धनौरी के तिरछे पुल के पास पहुंचे हैं, तभी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी बाइक सड़क पर गिरकर और साथ ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा है।
खबर सितारगंज से है। सितारगंज की गल्ला मंडी में 2 दिन का रखा गया समागम, जिसमें क्षेत्र भर से सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। इस धार्मिक समागम में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी और साथी दलजिंदर सिंह कुक एवं देवेंद्र सिंह द्वारा विशेष रूप से एक धार्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म की मूल शिक्षाओं और इतिहास की जानकारी बच्चों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने धर्म और संस्कृति के बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर 2 दिन का यह समागम आयोजित किया गया है, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास, गुरुओं की शिक्षा और साथ ही सिख परंपराओं से जुड़ सके। समागम के दौरान गुरबाणी कीर्तन में पूरे वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के लिए लंगर एवं भंडारे की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। गुरुओं को जो महल हुए हैं और जो पुरातन सिंगनियाँ हुई हैं जिन्होंने जंग में युद्ध में साथ दिया है, और आज के युग में जो हमारी बेटियाँ जॉब IPS बनी है, IAS बनी है या एडवोकेट वकील बनी है, डॉक्टर बनी है, तो अभी शुरुआत है। यहाँ पे हर साल मंडी में खासतौर पे जो सिख इतिहास जिनको हम कहते हैं उनका किरदार जो है वो बच्चों को बताना जरूरी है। उसके लिए हमने ये प्रयास किया भी बच्चों को इसके बारे में बताया जाए। जो किरदार हुए महान किरदार हुए जिनका बहुत बड़ा इतिहास है, उसको बच्चों को बताने के लिए हमने 2 दिन की सालाना समागम जो है बाबा नगवीर सिंह जी उनकी तरफ से बताया, तो इस सालाना समागम उनका समागम है, तो उसी मौके पे हमने ये प्रोग्राम रखा। देवेंद्र सिंह जी इनके प्रयासों से उसको लेकर के खबर लालकुआं से है, जहां भारत तिब्बत सीमा बल पर हल्दू चौड़ और साथ ही स्थित वहां पर 34वीं बटालियन में कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सेवा और एकता को बढ़ावा देते हुए वाहिनी चिकित्सालय में STH हरिद्वार और साथ ही हल्द्वानी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 50 हिमवीर जवानों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का परिचय देते हुए महादान रक्तदान किया गया। इस दौरान कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने कहा कि हमारा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि समाज के प्रति अपने मानवीय दायित्वों को भी समझाता है और स्वस्थ जवानों द्वारा रक्तदान करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जो किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचा सकता है। ये आपको विदित ही है, ITBP की सभी फॉर्मेशन के द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें कि लगभग 50
जवानों के द्वारा, हिमोरियों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। इसलिए है कि जरूरतमंदों को जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध हो सके। ये संदेश है कि आपको ब्लड समय समय पर, जैसा कि एक नियम है कि 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये ब्लड जो आप डोनेट कर रहे हैं, ये किसी की जान बचाने में बहुत सहयोगी हो सकता है, क्योंकि समय पर ब्लड अगर मिल जाता है उनके ब्लड ग्रुप का, तो किसी भी जो भी मरीज है उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसमें हम सभी का सहयोग होना चाहिए, चाहे हम पोस्ट वाले हों चाहे सिविलियन हो, ये सभी का एक सहयोग रहेगा। तो एक ब्लड का जो हमारा एक कोटा रहता है, रिजर्व कोटा रहता है, उससे फिर जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए हम ब्लड को उपलब्ध किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों के आम और साथ ही उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। रायपुर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की है। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार और साथ ही आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी आम और साथ ही उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और साथ ही सुचारू बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। निर्वाचन नामावली के उद्यतन कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से विधानसभा क्षेत्रवार अपडेट मतदाता सूची शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि समयबद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार कर चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा सके। प्रदेश के नगरीय निकायों और साथ ही अध्यक्ष के 6 और पार्षद के 75 पद है। वहीं ग्रामीण निकायों में जनपद पंचायत सदस्य के 6, सरपंच के 70 और पंच के 977 पद रिक्त है, जिन पर आम और साथ ही उपचुनाव कराए जाएंगे। ग्रामीण महिलाएं अब घर की चौखट से निकलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। कोरिया जिले की गीता दीदी ने ई रिक्शा चलाकर न केवल स्वरोजगार अपनाया है, बल्कि गांव के बच्चों को विद्यालय पहुंचाने की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित बिहान योजना से जुड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और कलेक्ट्रेट चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले की महिलाओं को नए व्यवसाय की जोड़ा जा रहा है। और साथ ही बैकुंठपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत रडगा की गीता दीदी ने वर्ष 2018 में जय मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी नई शुरुआत की है। पहले टी गार्ड और साथ ही निर्माण से समूह ने लगभग 3 लाख रुपए की आय अर्जित की है। इसके बाद बैंक ऋण लेकर उन्होंने किराना दुकान भी शुरू की, जिससे परिवार की आय बढ़ी है। हाल ही में कोरिया महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गीता दीदी को ई रिक्शा की चाबी प्रदान की। अब गीता दीदी ग्राम पंचायत रडगा और साथ ही आश्रित ग्राम दुधनिया के बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय पहुंचा रही हैं। शुरुआत में ही उन्होंने 5,600 रुपए की अग्रिम राशि प्राप्त की है और आज वे आत्मनिर्भरता की ओर मिसाल बन चुकी हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।